पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो जैसा कि आपने कल यूनिट 3 के पहले चैप्टर में अंतः विषयक उपागम पढ़ा। अंतः विषयक उपागम में हमने आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और जो उसके अंतर्गत आपके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और विश्लेषण प्रणाली वगैरह जो हमने आपको सब चीज़ें बताई, इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट, रिस्पॉन्डिंग प्रोसेसिंग, सब कुछ। ठीक है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम शुरू करेंगे आपका बहुविषयक उपागम। ठीक है, अब सबसे पहला है कि बहुविषयक उपागम का अर्थ क्या होता है, तो आइए समझते हैं कि बहुविषयक उपागम यानी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एक से अधिक शैक्षिक विषयों एवं व्यवसायों का संयुक्त संगठन है। यह परियोजना विभिन्न शैक्षिक विषयों तथा व्यवसायों के लिए बनाई जाती है। इसमें सभी लोग एक साथ एक सामान्य चुनौती से जुड़े होते हैं। समझ लीजिए, मतलब एक टारगेट है, बहुत सारे लोग मिल करके उसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए काम करना है। आप इस तरीके से कुछ इन चीज़ों को समझ सकते हैं। बहु का मतलब ही है कि क्या, मल्टी यानी ज़्यादा और विषयक यानी बहुत सारे विषय, है ना। तो बहुविषयक व्यक्ति विभिन्न शैक्षिक विषयों में एक से अधिक डिग्री रखता है। वह अतिरिक्त समय में यानी ओवर टाइम कार्य करता है। वह किसी शैक्षिक विषय में कभी अधिक कार्य करता है तो और बहुत शैक्षिक विषय में कम। वह कई कार्यों को पूरा करके समुदाय में अपने ज्ञान का वितरण करता है। किसी एक व्यक्ति के लिए कई कार्य करना एक प्रकार से काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही कार्य को एक ठीक प्रकार से कर सकता है, परंतु बहुविषयीय समुदाय अधिक विशिष्ट, कठिन तथा प्रभावशाली होता है। भाई ऐसे आपने घर में अपने पापा मम्मा या दादी दादू को भी कहते सुना होगा ना कि एक ही जगह बुद्धि लगाओ। ऐसे कह देते हैं ना कि ज़्यादा फोन में दिमाग ना लगाओ, एक ही जगह बुद्धि लगाओ, पढ़ी रहे हो तो पढ़ ही लो, इस तरह सुना होगा ना। लेकिन जो बहुविषयक उपागम होता है, इसमें क्या होता है, एक नहीं, आपको एक से अनेक जगह बुद्धि लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके पास ज़्यादा टारगेट्स होते हैं, आपको उनको कंप्लीट करना होता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें एक व्यक्ति विभिन्न शैक्षिक विषयों में पारंगत होता है। ऐसे समझ लो, जैसे आप स्कूल टाइमिंग में कोई क्या करता है, ढोलक क्लासेस ज्वाइन कर लेता है, मेहंदी क्लासेस ज्वाइन कर लेता है, कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर लेता है। तो वो क्या कर रहा है, एक साथ बहुत जगह बुद्धि लगा रहा है ना, उसने एक साथ 4 काम सीख लिए। लेकिन वहीं एक बच्चा होता है जिसके मम्मी पापा कहते हैं नहीं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, क्लास 8 में आपको जो है इतने नंबर लाने हैं कि दुनिया नाम रोशन हो जाए, ऐसा कुछ। तो वो क्या करता है, सिर्फ एक ही चीज़ सीख पाता है ना। लेकिन आप यहाँ पे क्या बात हो रही है, बहुविषयक उपागम की, यानी जो बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सके। ऐसे बहुत से उदाहरण जिनमें एक व्यक्ति विभिन्न शैक्षिक विषयों में पारंगत होता है। बहुविषयी उपागम भविष्य को नवीन आकार प्रदान करने में लोगों की सहायता करता है। साथ ही यह उपागम व्यक्तियों को अधिक क्रियाशील बनने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। नवीन तकनीकी के क्षेत्र में इस प्रकार के बहुत से बहुविषयी व्यक्ति मिल जाते हैं जिन्हें एक से अधिक विषयों की जानकारी होती है और वे उस ज्ञान का प्रयोग करके केवल अपनी योग्यता का ही परिचय नहीं देते हैं, बल्कि चुनौतियों को भी सामना करते हैं। बहुविषयी व्यक्ति बहुप्रतिभाधनी होते हैं, यानी कि जो बहुविषयी व्यक्ति होता है, जिसे अलग अलग सब्जेक्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ मैम हम भी तो बहुविषय हो गए। हमने कहा आप कैसे हो गए? आपने कहा कि मैम हमने भी तो क्लास 8 में जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स पढ़ी थी, तो बहुत सारे विषय हो गए। हमने कहा यहाँ पर बहुत सारे विषय का मतलब आपका सब्जेक्टिव नॉलेज से नहीं है। बहुत सारे विषय का मतलब यहाँ पर खेल से, कूद से, है ना, और खाना बनाना, एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना कि भैया हमको ऐसी चाहिए कि जो सब काम कर लेना, सर्वगुण संपन्न टाइप आप कह सकते हो। मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं ऐसे, है ना, कि अगर कभी स्पीच देना पड़ जाए तो स्पीच देने के लिए भी खड़े हैं, अगर कभी घर का कोई काम है तो घर के काम में भी एकदम निपुण है, अगर कभी कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो वहाँ के लिए भी निपुण है, अगर कहीं कोई समस्या आ गई तो वहाँ के लिए भी निपुण है। आप अपने एग्जाम्पल में ऐसे समझ सकते हो, है ना। तो विभिन्न व्यवसायों में इस प्रकार के व्यक्तियों की अधिक मांग होती है, क्योंकि वे एक से अधिक व्यक्तियों के स्थान ग्रहण करने के योग्य होते हैं। वे एक से अधिक विषयों में विशेष समझ तथा योग्यता रखते हैं। बहुविषयक उपागम की जो विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार की हैं कि बहुविषयक उपागम के अंतर्गत छात्र प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक पर्यावरण का भी ध्यान करते हैं। बहुविषयक उपागम में सम्मिलित सभी विषय अधिक विशिष्ट तथा प्रभावशाली होते हैं। छात्रों को व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करने, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करता है। छात्रों को सामूहिक एवं सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है। बहुविषयक उपागम एक से अधिक शैक्षिक विषयों का संयुक्त संगठन है, अतः उससे छात्रों में अधिक विषयों को समझने की योग्यता आ जाती है तथा छात्र बहुप्रतिभाशाली भी हो जाते हैं। बहुविषयक उपागम से छात्रों को अधिक से अधिक विषयों के सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाती है। छात्रों को विविध विषयों को एक ही दृष्टिकोण द्वारा समझने में सक्षम बनाता है। इसके द्वारा छात्र कला वर्ग एवं साहित्य से संबंधित
विषयों का अध्ययन करता है। बहुविषयी उपागम छात्रों को अधिक क्रियाशील बनने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। अब पर्यावरणीय शिक्षा का बहुविषयक उपागम क्या है, तो ये समझ लो भाई। अभी तो आपने समझा कि बहुविषयक उपागम क्या होता है, अब आप समझेंगे कि इसका जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन में क्या रोल होता है। तो पर्यावरण शिक्षा एक बहुविषयक उपागम ही तो है। कैसे मैम? हमने अभी आपको बताया था ना कि ज्योग्राफी भी इससे जुड़ी है, केमिस्ट्री भी इससे जुड़ी है, मैथ्स भी इससे जुड़ी। मैम कैसे जुड़ी? मैंने आपको जब सबसे पहले पढ़ाया था तो एक चार्ट के माध्यम से बताया था, है ना। तो एक बहुविषयक उपागम पर आधारित विज्ञान होता है आपका पर्यावरणीय शिक्षा। जैसे अब एक ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पर्यावरणीय शिक्षा किस पर आधारित विज्ञान है? ऑप्शन ए बहुविषयक उपागम, ऑप्शन बी अंतः विषयक उपागम, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगा करके आएंगे? कुछ बच्चे सी लगा के चले आएंगे। आप क्या लगा करके आएंगे कि पर्यावरण शिक्षा कैसा विज्ञान है? तो एक बहुविषयक उपागम, है ना। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पर्यावरण शिक्षा का संबंध मानव सभ्यता व उसके विकास से है। पर्यावरण अवबोध न केवल सभ्यता के उन्नयन का द्योतक रहा है, बल्कि पर्यावरण शिक्षा के अध्ययन से कई सभ्यताओं व संस्कृतियों के विलीन होने का भी ज्ञान प्रदान करता है। पर्यावरण शिक्षा के अंतः विषयक उपागम से यह स्पष्ट है कि पर्यावरण शिक्षा कई विषयों का संगम है, परंतु दूसरी अवधारणा यह भी है कि पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक पर्यावरण का भी अध्ययन किया जाता है। अतः पर्यावरण का सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध भी उतना ही पुरातन है जितना मानव विकास का पर्यावरण से। अतः पर्यावरण शिक्षा तथा अन्य सामाजिक विषयों में सह संबंध स्थापित करके छात्रों को शिक्षा दी जाए। इसलिए यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम में किन किन विषयों को सह संबंधित करके पढ़ाया जाए, ताकि छात्र उन अन्य विषयों के ज्ञान को भी पर्यावरण शिक्षा के अध्ययन के साथ सम्मिश्रित करके अपना ज्ञानार्जन कर सकें। ठीक है, अब जरा पर्यावरण शिक्षा की बात की जाए तो बहुविषयक उपागम कैसे है। तो देखो, ये समाजशास्त्र विषय से भी जुड़ा है, ज्योग्राफी यानी भूगोल से भी जुड़ा है, व्यावसायिक शिक्षा से, साहित्य से, धर्म से, राजनीतिक शास्त्र से, शिक्षा शास्त्र से और अर्थशास्त्र, इन सारे विषयों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको बहुविषयक उपागम से भी नाम से जान सकते हैं आप, है ना। अब देखो, पर्यावरण शिक्षा से सह संबंधित सभी विषयों का वर्णन कुछ इस प्रकार है। अब ये जो आपने यहाँ पे सारे देखे ना, हम आपको एक एक करके बताएंगे कि इसका ज्योग्राफी से कैसे रिलेशन है, इसका समाजशास्त्र से कैसे रिलेशन है, इसका अर्थशास्त्र, इन सबसे इसका कैसे रिलेशन है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पर्यावरण शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा का संबंध कैसे है। कि इसके अध्ययन में व्यावसायिक शिक्षा का बहुत महत्व है। कैसे मैम? हमने कहा पर्यावरण के अध्ययन का प्रयोग छात्र व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे आपका कोयला, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन, वनों आदि में करते। मनुष्य अन्य प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त पदार्थ जैसे आपका लकड़ी, औषधि, चमड़े, हाथी दांत, पशुओं की क्रय विक्रय करने में भी व्यावसायिक शिक्षा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मनुष्यों को अपनी आजीविका कमाने के लिए विभिन्न व्यवसाय अपनाने पड़ते हैं। अब इसका भूगोल से मैम कैसे संबंध है हमने कहा, तो देखिए कि भूगोल विषय भौतिक एवं सामाजिक विज्ञानों का सम्मिश्रण है। मानव एवं पर्यावरण के मध्य स्थापित संबंध का अध्ययन ही भूगोल की विषय वस्तु है। भूगोल की नवीन शाखा पर्यावरण भूगोल यानी ज्योग्राफी है, जो भूगोल तथा पर्यावरण के परस्पर सहसंबंध की स्पष्ट व्याख्या करती है। भूगोल विषय द्वारा पारिस्थितिकी की व्याख्या भौगोलिक क्षेत्र के खनिज एवं प्राकृतिक संपदा, वनस्पति एवं जीव जंतु, मानव एवं अन्य जीवों की जैविक संबद्धता, आर्थिक संबंधों एवं सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को समझना एवं उनका मूल्यांकन करना इसके अध्ययन क्षेत्र हैं। वायुमंडल, जल स्रोत, पृथ्वी की रचना, जलवायु आदि पर्यावरण शिक्षा व भूगोल दोनों के ही अध्ययन क्षेत्र की विषय वस्तु हैं तथा इनकी परस्पर अंतर संबंधता के द्योतक भी हैं। पर्यावरणीय शिक्षा का समाजशास्त्र के साथ क्या संबंध है? तो देखो, इसमें क्या है, इसमें पर्यावरण शिक्षा और समाजशास्त्र भी एक दूसरे से सह संबंधित है, क्योंकि समाजशास्त्र में मनुष्य की सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और इसमें पारिस्थितिकी एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है ना। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी एवं मानवीय संबंध में तीव्रता से परिवर्तन आया है। प्राचीन काल में प्राकृतिक तत्व जैसे आपका पानी, सूर्य, पृथ्वी आदि को पूजनीय माना जाता रहा है, परंतु वर्तमान में बदलती मान्यताओं एवं नैतिक मूल्यों यानी मॉडल वैल्यूज के ह्रास के कारण पर्यावरण अवनयन हुआ है। इन सभी बातों का अध्ययन पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन ज्ञान देता है कि जब हम पृथ्वी एवं उसके सभी जैविक पक्षों को सम्मान देंगे तथा भविष्य में भी देते रहेंगे, तभी हम एक दूसरे से तथा अपने पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। समाजशास्त्र विषय के अध्ययन से यह भी ज्ञात
किया होता है कि व्यक्ति को किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए जिससे पर्यावरण के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित किया जा सके और भावी पीढ़ी को भी पर्यावरण से लाभान्वित किया जा सके। अतः स्पष्ट है कि समाजशास्त्र एवं पर्यावरण शिक्षा के द्वारा मानवीय व्यवहार के परिवर्तन व नैतिक मूल्यों के विकास ही पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की बात संभव है। अब पर्यावरण का अर्थशास्त्र के साथ कैसे जो है रिलेशन है, तो देखिए, व्यक्ति अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए धन का उचित उपयोग करता है। व्यक्ति आय वृद्धि के साधन ढूंढता है और आर्थिक उत्पादन संबंधी उद्योगों का संचालन करता है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन वृद्धि आवश्यक है और वह आधुनिक अर्थतंत्र उत्पादन वृद्धि के लिए वनों एवं प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित दोहन करने से पीछे नहीं हटता, जिसके कारण संपूर्ण मानव सभ्यता प्राकृतिक संसाधन के ह्रास का कारण बनती जा रही है। निश्चित ही प्राकृतिक संसाधन एक दिन समाप्त हो जाएंगे तथा समस्त अर्थतंत्र जो है व्यवस्था क्या होगी, चरमरा जाएगी। अतः स्पष्ट है कि पर्यावरण के ये अंग संसाधन अर्थशास्त्र से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको सब समझा दें अभी हम। क्या है कि पैसे के लिए तो आदमी इंडस्ट्री लगा रहा है, मानव की जरूरतों के लिए इंडस्ट्री लगा रहा है, उससे ह्रास किसका हो रहा है, इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का। कैसे मैम, हमने कहा वनों को काटा आपने, वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई, पास में नदी थी, वहाँ पर दूषित जल प्रवाहित हो रहा है ना। तो ये क्या है, मानव की ही वजह से अर्थतंत्र को ही तो कहीं ना कहीं इससे अर्थशास्त्री तो जुड़ा हुआ है भाई, पैसे ही तो कमाने इंसान को आजकल, तो वो क्या ना पाए तो क्या कर ले। प्रत्येक देश का अपना आर्थिक तंत्र होता है, किंतु सभी देशों का आर्थिक तंत्र विश्व बाजारों के कच्चे माल, भोजन व उत्पादित सामग्री से जुड़ा हुआ है। इसलिए एक देश की अर्थव्यवस्था का प्रभाव दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी देश की फसल नष्ट हो जाती है तो दूसरे देश में उस फसल के खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं। विश्व के कुछ ही देशों के द्वारा किए जाने वाला गैर आनुपातिक ढंग से संसाधनों के प्रयोग, अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण अध्ययन आपस में पूर्णतः सहसंबंध रखते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि मैम पर्यावरण विज्ञान का शिक्षा से क्या संबंध है, तो हमने कहा ये तो पूरा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कैसे मैम, हमने कहा देखो, पर्यावरण विज्ञान यदि सैद्धांतिक पहलू है तो शिक्षा उसका गत्यात्मक पहलू है। पर्यावरण विज्ञान के द्वारा प्राप्त ज्ञान शिक्षा द्वारा ही प्रसारित किया जाता है। शिक्षा मानव को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाती है, अतः पर्यावरण का शिक्षा के साथ संबंध सदा से ही रहा है तथा मानव सभ्यता के विकास में शिक्षा का योगदान किसी से भी छिपा नहीं है। देखो ये लैंग्वेज मैम आप क्यों बताती हैं, हमने कहा ये लैंग्वेज ईजी टू अंडरस्टैंड है। और दूसरी बात है कि आपको टेक्निकल वर्ड्स पता होने चाहिए, पता चले वहाँ कुछ ऐसी चीज़ लिखी हो सैद्धांतिक पहलू, अब पता चले गत्यात्मक पहलू, पता चले आप समझ ही ना पाओ। हम तो आपको बता दें कि भाई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फलाना का करके जैसे बातें की जाती वैसे ही आपको पढ़ाते चले जाए, सो उसका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब आपको ये टेक्निकल वर्ड्स आने ही चाहिए, है ना, आने ही चाहिए का मतलब एक बार आपके कान में जरूर पढ़ने चाहिए। तो आप इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी क्लास में कुछ भी ना करो, चुप्पे ध्यान से सुनते रहो केवल। पर्यावरण शिक्षा एवं राजनीति शास्त्र यानी पर्यावरण के विभिन्न संघटक जैसे आपका प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक दशा, मिट्टी की उर्वरता, जनसंख्या, क्षेत्रीय स्थिति, समुद्र तटीय स्थिति, किसी राष्ट्र के राजनीतिक ढांचे, सरकार के स्वरूप, अन्य देशों के साथ संबंधों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति व अंतर्राष्ट्रीय संबंध उसकी पर्यावरण स्थिति तथा प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। विश्व में राजनीतिक अस्थिरता का कारण अधिकांशतः प्राकृतिक संसाधन का असमान वितरण तथा उनमें प्रयोग व उपभोग रहा है। पर्यावरण की समस्या राजनीति विज्ञान के लिए भी चिंता का विषय रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी स्वीकार किया है कि मानव की वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों से हक में पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसके अभिवृद्धि का संकल्प होना चाहिए। था स्पष्ट है कि पर्यावरण शिक्षा राजनीति शास्त्र से भी संबंधित है। अब भाई पर्यावरण शिक्षा धर्म से कैसे संबंधित हो, समझो कि पर्यावरण शिक्षा धार्मिक पक्ष से जुड़ी हुई है। धर्म ही उचित अनुचित का ज्ञान कराता है। पर्यावरण प्रकृति के साथ मानव द्वारा उचित संवेगात्मक व सामंजस्यपूर्ण संबंध निभाना ही उसका धर्म है। प्राचीन समय से ही भारत में भी सूर्य, वायु, जल, वृक्ष, अग्नि सभी को देवता माना जाता था तथा इनकी पूजा भी की जाती थी, क्योंकि उस समय ऋषि मुनियों को पर्यावरण के घटकों का महत्व पता था। अतः वे पर्यावरण को धर्म से जोड़कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का निरंतर प्रयास जारी रखते थे। जल वायु को दूषित करना पाप माना जाता था तथा पृथ्वी को माता के समान ही सम्मान प्राप्त था। इस प्रकार भारत के सामाजिक जीवन में पर्यावरण तत्वों के साथ तादात्म्य की भावना धर्म से भी जुड़ी हुई थी। धर्म के माध्यम से पर्यावरण चेतना जागृत करना आज की अनिवार्यता बनके उभरी है ना। पहले के लोग ऐसे नहीं थे। अगर पूछा जाए कि इसका साहित्य से कैसे जुड़ा है, तो हमने कहा साहित्य में भी देख लो, ये भी जुड़ा हुआ है। कैसे कि पर्यावरण का सबसे अधिक महत्व साहित्य द्वारा ही प्रदान किया गया। हमारे देश व विदेशों का साहित्य
प्रकृति की सुंदरता व प्रकृति के महत्व से ही उत्पन्न होता है। भारत में मुंशी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास व कहानियों में गांव, प्रकृति की गोद में बसे व अपनी माटी से जुड़े परिवेश आदि की झलक विद्यमान है। तो सुमित्रानंदन पंत जी की कविताएं प्रकृति प्रेम व प्रकृति चित्रण से उत्पन्न है। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य में प्रकृति को महत्व दिया गया है। वहीं कालिदास जी के महाकाव्य में प्रकृति की विलक्षण घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार अंग्रेजी साहित्य में विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल, जॉन कीट्स, पीवी शैली आदि की कविताओं में प्रकृति का वर्णन है। टॉल्स्टॉय की कहानी एक मनुष्य को कितनी जमीन चाहिए में प्रकृति के सहचर्य एवं मानव लिप्सा एक सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार पर्यावरण शिक्षा एवं साहित्य सदा एक दूसरे से जुड़े रहें। नेक्स्ट है आपका कि विविध स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा की रूपरेखा की बात की जाए तो सबसे पहले आता है प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर पर क्या होता है कि पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु को इस स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा द्वारा प्रदान करना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बालक पढ़ने के बजाय भ्रमण पर जाने और सामूहिक कार्यक्रम में भाग लेकर सीखने में रुचि रखते हैं। अतः पानी, वायु, भोजन, स्वास्थ्य और वन आदि के महत्व की जानकारी उन्हें इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से दी जा सकती है। विषय पर आधारित पुस्तकों ने भी पर्यावरण के शिक्षण का आधार बनाया जा सकता है। उच्च प्राथमिक स्तर की बात यदि की जाए तो उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों के बारे में समझने लगते हैं। अतः उन्हें अपना पर्यावरण, सौरमंडल, ये उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है ना, और पृथ्वी, पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संसाधन आदि प्रकरणों का ज्ञान दिया जाए तथा इनके अतिरिक्त विभिन्न प्राकृतिक वस्तुएं, ज्ञान प्रदर्शनी, वीडियो, फिल्म, छोटे छोटे नाटक, पर्यावरण गीत, पहेलियाँ, पर्यावरण खेल आदि के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर कैसे होता है काम, तो हमने कहा इस स्तर पर छात्रों की समझ का स्तर बढ़ जाता है और वह अपने स्वयं के हानि लाभ के अतिरिक्त समाज संबंधी मूल्यपरक और मानव कल्याण तथा देश हित जैसे कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। अतः विषय वस्तु से संबंधित कुछ जटिलताओं से छात्रों परिचित कराया जा सकता है। ये विषय हैं बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम, खाद्यान्न की कमी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, भूमि क्षरण, वन्यजीव संरक्षण आदि विभिन्न विषयों में विशिष्ट प्रकरणों के साथ पर्यावरण दृष्टिकोण को प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस स्तर पर छात्रों को जैविक विविधता, सामाजिक वानिकी, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, ऊर्जा, प्रदूषण प्रकार, अपशिष्ट निस्तारण, संकटग्रस्त जातियों आदि की जानकारी भी दी जाए। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर यदि बात की जाए तो इस स्तर पर पर्यावरण की विषय वस्तु, उसका तथ्यात्मक विश्लेषण, देश की वास्तविक स्थिति, लोगों द्वारा पर्यावरण के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से होने वाली संभावित हानियाँ, वन्यजीवों का संरक्षण और इसका पर्यावरण संरक्षण में योगदान, पर्यावरणीय प्रबंध, विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों के उत्तरदायित्व के बारे में छात्रों को अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष दोनों ही रूपों से ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद में पर्यावरण की किसी अच्छी पुस्तक से किसी विषय पर गृह कार्य देकर उसका मूल्यांकन भी किया जा सकता है। पर्यावरण का डिप्लोमा कोर्स भी प्रारंभ किया जा सकता है। सिंपोजियम, वाद विवाद तथा उनकी अनेक चर्चाओं के मंच में भी छात्रों को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। परिस्नातक स्तर यानी मास्टर्स लेवल के साथ व्यावसायिक कोर्सेज में पर्यावरण को संदर्भ सामग्री के रूप में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को अपने जीवन में व्यवहारिक पक्ष से जुड़ना होता है। सभी सिविल, यांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एवं मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए हवादार मकानों के निर्माण, प्रदूषण रोधी यंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, उद्योग, संसाधन में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु मिल मालिकों, कर्मचारियों एवं उनके परिवार के लोगों को संपूर्ण जानकारी व आकस्मिक संकटीय घटनाएं से बचाव के लिए तरीके को उपागम में लाने हेतु पर्यावरण शिक्षा के व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जैसे आपके डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, प्रशासनिक अधिकारी हो गए, न्यायाधीश, सभी को पर्यावरण संबंधी आधारभूत ज्ञान की आवश्यकता को देखते हुए उनके पाठ्यक्रम में भी पर्यावरण शिक्षा को स्थान दिया गया है। सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी पर्यावरण शिक्षा को स्थान प्रदान किया गया है। शिक्षा के इस उच्च पर विभिन्न जागरूकता अभियानों, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों, पशु सुरक्षा, भूमि रखरखाव, फसलों की कीड़ों से सुरक्षा, स्वच्छ आवास, स्वास्थ्य शिक्षा, रोग और उनसे बचने के उपायों, सिगरेट, तंबाकू के सेवन से हानियों, मद्यपान निषेध आदि अनेक प्रकरणों को अनौपचारिक रूप से शामिल किया जा सकता है। लघु नाटक, कठपुतली, गीत, लोकगीत, गाँव के मेले,
में प्रदर्शनियों आदि पर्यावरण जागरूकता फैलाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पर्यावरण शिक्षा के ज्ञान को इकाई के रूप में छात्रों को प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वे भलीभांति पर्यावरण के महत्व को समझ सके। यानी सबको, चाहे वो प्राथमिक स्तर का हो, चाहे माध्यमिक स्तर का हो, चाहे उच्च माध्यमिक स्तर का हो, सबके लिए पर्यावरण शिक्षण अति महत्वपूर्ण है। बहु विषयक उपागम की जो सीमाएं हैं वो क्या है कि एक साथ कई विषयों का अध्ययन करने से छात्र किसी भी विषय की पूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है, अतः किसी भी विषय में पारंगत नहीं हो पाता बच्चा, मतलब किसी में मास्टरी नहीं प्राप्त कर पाता। बहुविषयक उपागम में विषयों को सह संबंधित करके पढ़ने से छात्रों को इसकी अवधारणा कम समझ में आती है ना। इसमें कई शैक्षिक विषयों एवं व्यवसायों को संगठन होने के कारण यह छात्रों के लिए जटिल एवं चुनौतीपूर्ण अधिगम हो जाता है ना। इस उपागम में छात्र किसी शैक्षिक विषय में अधिक कार्य करता है तथा किसी में कम। इस प्रकार यह एक पक्षीय हो जाता है। किसी एक व्यक्ति या शिक्षक द्वारा सभी विषयों का अध्ययन अध्यापन कराने पर छात्रों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। शिक्षक द्वारा स्पष्टीकरण न करने पर छात्रों को अध्ययन विषय का स्पष्ट ज्ञान भी नहीं हो पाता, मतलब प्रॉपर किसी सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं हो पाता बच्चे को। तो देखो, ये थी एक आपकी क्लास जिसमें हमने आपको यूनिट 3 का चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, कल हम इसका चैप्टर 3 कर रहे होंगे और इसी के साथ में धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट करते रहेंगे। रात्रि 9 बजे मिलेंगे आपसे तकनीकी परिप्रेक्ष्य की क्लास में। और मॉर्निंग में बहुत शेड्यूल डिस्टर्ब रह रहा है, तो सोच रहे हैं इवनिंग में आपके MCQs की क्लास कर दे। इवनिंग में क्लास क्या होनी चाहिए, टाइमिंग MCQs की, ये आप हमको ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। PDF आज ही देखो किसी तरीके से कुछ करते हैं, है ना। और बाकी PDF के लिए आप ऐप इंस्टॉल कर लेना, PG पॉइंट ऐप, वहीं पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको क्लासेस का लिंक सबसे पहले मिल जाता है ना। तो हमेशा खुश रहिए, एक बार फटाफट से लिख दो अपनों के लिए। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, थैंक यू।